सिटी केबल के दर्शकों को मैं सतीश अग्रवाल अपना अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। मित्रों, हमारी नियमित स्वास्थ्य विषयक हेल्थ केयर चर्चा में हम अपनी शरीर से संबंधित किसी एक समस्या को लेकर एक एक्सपर्ट के द्वारा मार्गदर्शन हासिल करते हैं। मेडिकल साइंस की एक बहुत अद्भुत शाखा है सर्जरी यानी ऑपरेशन। हालांकि इसका उल्लेख पौराणिक काल से हुआ है। हमारे जाने माने ऋषि सुश्रुत ने इस पूरी श्रृंखला में सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख किया है। और पौराणिक कथाओं का अगर आधार माना जाए तो जहाँ गणेश जी का जो मानवीय सिर था वो काटकर वहाँ पर हाथी का सिर प्रत्यारोपित किया, और कुछ लोग इसे प्लास्टिक सर्जरी का दर्जा देते हैं। तार्किक आधार पर वो कहाँ तक सही है गलत है ये अलग चर्चा का विषय है, लेकिन हमारी दैनंदिन जीवन में सर्जरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। शरीर का अगर कोई हिस्सा, कोई अंग, कोई अवयव अगर निष्क्रिय हो जाता है, काम नहीं करता है या दूसरे अंगों कामों में बाधा डालता है, जहाँ पर दवाइयों से उपचार संभव नहीं है, वहाँ पर उस अवयव को या तो निकाल दिया जाता है या उसे बाहर कर दिया जाता है। इसे हम शल्यक्रिया सर्जरी कहते हैं। सर्जरी ये शब्द सुनते बराबर, ऑपरेशन का नाम लेते बराबर मन में एक दहशत की भावना हो जाती है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। और सर्जन इस शब्द का सुनते बराबर एक जो व्यक्ति तो हमारे जहन में आता है वो इस तरह से कि एक कोई रूखा से व्यक्ति जो काफ़ी कड़े व्यक्तित्व का है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है, बहुत कम शब्दों में बोलता है और कुछ हद तक रुखा स्वभाव होता है। सौभाग्य से स्टूडियो में आज हमारे बीच इस विषय पर मार्गदर्शन करने के लिए शहर की जानी मानी सर्जन डॉक्टर सीमा मैडम उपस्थित है, जो जिस व्यक्तित्व का मैंने उल्लेख किया है उससे काफ़ी विपरीत हैं, काफ़ी हंसमुख और मिलनसार स्वभाव की हैं। हालांकि अनुशासन प्रिय और समयबद्ध नियोजनबद्ध पद्धति से काम करने में विश्वास रखती हैं। डॉक्टर सीमा मैडम, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस जाने माने व्यक्तित्व का परिचय कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी डॉक्टर सीमा सुने मैडम ने अपनी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई नागपुर स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज से की है, और उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पर और बाद में अमरावती हमारे सामान्य रुग्णालय, आमतौर पर जिसे इरविन दवाखाना कहा जाता है, वहाँ पर तकरीबन समाज के हर तबके को इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में राजापेट स्थित सुने हॉस्पिटल में मैम अपनी निजी सेवाएं दे रही हैं। मैम, जिस विषय का हमने उल्लेख की है तो उसमें से एक बहुत सामान्य जो समस्या होती है कि कई लोगों में हम देखते हैं कि उनके पैरों के पीछे कई तरह से नसें फूल जाती है, पैरों में सूजन होती है। हमारी मेडिकल भाषा में जिसे हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। तो ये क्या होती है, तकलीफ क्या है? देखिए, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं कंप्लेंट्स लेकर के कि हमारे पैरों की नसें फूल गई हैं। अगर देखा जाए तो ये नसें कभी पौंचे के ऊपर फूली होती हैं, कभी पैर के पिछले हिस्से में होती है और कई बार जांघ तक की फैली जाती है, और कई बार ये पूरे पैर में रहती है और इसको वेरिकोज वेन्स कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो पैर की नसें होती हैं, हमारा जो शरीर का खून है, जिस तरीके से हृदय से पूरे शरीर में खून जाता है, उसी तरीके से जो खराब खून है उसको ऊपर जाना होता है। चूँकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी रहता है, तो प्रकृति ने, ऊपर वाले ने एक नियम बनाया कि हमारे पैरों में कुछ मसल्स हैं, तो जब वो काम करती हैं तो ये जो नीचे वाला खून है ये अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर जाता है, और इसको हम लोग पेरिफेरल हार्ट बोलते हैं। लेकिन जब ये काम नहीं करता है किसी भी कारण से, चाहे ये खराब हो, चाहे वहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल ना करें, उस समय पे ये नसें फूल जाती हैं खून ज़्यादा जमा होने के कारण, और इसको वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। तो आपने जिस तरह से कहा कि अगर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण वो नीचे खींचता है तो यहाँ पर उसके विरोध में जाना पड़ता है, खून ऊपर जाना चाहिए ताकि वो वापस हृदय में पहुँचे, वहाँ पे उसको प्रॉपर ऑक्सीजनेट किया जाए, शुद्धिकरण किया जाए और फिर से वो पूरे शरीर में जाए। तो अगर से वो वहाँ पर वो चीज़ें अगर काम नहीं कर रही तो वहाँ खून जमा हो जाता है। हाँ, वहाँ खून जमा जाता है। ये तो आपने बता दी है, पर इसका कारण क्या है? बेसिकली क्या होता है, इसके बहुत सारे कारण रहते हैं, पर आम तौर से जो कारण हम अपने निजी जीवन में देखते हैं, सबसे पहला होता है जो लोग ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स का अलग अलग काम होता है, जैसे बहुत लोग टीचर्स रहते हैं, और वो टीचर हैं तो खड़े रह करके पढ़ाते हैं। लेडीज़ हैं, पुराने ज़माने में वो लोग नीचे बैठ के काम करती थी। आज क्या हो गया है,
किचन में ओटा बन खड़े गया हो। है, खड़े होके काम करने लगे। तो जब भी काफ़ी देर तक खड़े रह के काम किया जाता है, एक ये कंडीशन होती है जहाँ पे ये नसें फूल जाती हैं, क्योंकि खड़े रहने के कारण क्या होता है, खून वहीं के वहीं जमा होता है। एक पाइप है, अगर आप इसके ऊपर कंटिन्यूस प्रेशर देते जाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर का पानी धीरे धीरे आगे बढ़ सरकता जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसी पोजीशन में अगेंस्ट ग्रेविटी रखेंगे तो क्या होगा, ये यहीं पे जमा हो जाएगा। तो अब नसों में तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो तो अगर इतना खून जमा रख सकती हैं अपने इसमें तो इतना ही रखेंगे, पर चूंकि वो काम नहीं कर रहे हैं तो वो बढ़ जाता है और वो फूल जाती हैं। तो पहला कारण हुआ कि जो लोग बहुत देर तक खड़े रहते हैं। दूसरा होता है मोटापा। वंस अगेन मोटापा के कारण क्या हो जाता है कि ज़्यादा वेट होने के कारण फिर से वही चीज़ अगेंस्ट ग्रेविटी ये काम नहीं करता है। तीसरी जो कॉमन कॉज है यहाँ पे प्रेगनेंसी। गर्भवती स्टेट में कई बार क्या हो जाता है कि प्रेशर रहता है, बच्चे का प्रेशर, यूट्रस का प्रेशर लेडीज़ के शरीर के ऊपर आता है, जिसके कारण ये नसों के ऊपर प्रेशर आता है। कोई भी चीज़ें आप उसको प्रेशर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर का जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच फिर से वही नसों में खून जमा हो जाता है। बेसिक पैथोलॉजी क्या है कि खून जमा, एक्स्ट्रा खून जब ज़्यादा देर तक जमा रहता है तो ये नसें फूल जाती हैं। तो मेनली 3 कारण हम देखते हैं। पहला, ज़्यादा देर तक खड़े रहना, कम चलना, दूसरा मोटापा और तीसरा प्रेगनेंसी। ये 3 कारण मेन रहते हैं। मैम, अगर ऐसे किसी पेशेंट जिसमें वेरिकोज वेंस का निदान या डायग्नोसिस हुआ है तो उसमें पहली चीज़ तो उपचार और दूसरी बचाव हेतु आप क्या सलाह देंगी? देखिए, ये वेरिकोज वेंस का उपचार एक ऐसी चीज़ है जिसमें शुरुआत में अगर पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो ये एक ऐसी चीज़ है जहां उसको बार बार डॉक्टर के पास में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार वो सारी चीज़ें समझ ले तो वो खुद ही अपना उपचार कर लेता है। मतलब इसमें इससे ज़्यादा अच्छी बीमारी कोई नहीं कि जहाँ पेशेंट अपना इलाज खुद से कर सकता है। नॉर्मली इसमें ऐसा होता है, चूँकि सबसे मेन कारण मैंने आपको बताया कि ज़्यादा देर तक खड़ा रहना। अब क्या होता है कि पेशेंट को सबसे पहला उपचार ये बताती हूँ मैं पेशेंट को कि आप चलना शुरू करिए, एक जगह पे ज़्यादा देर तक खड़े मत रहिए। ज़्यादा देर तक खड़े रहने से फिर वो नसें खराब होती हैं। आप अगर आधा घंटा खड़े हैं तो आप 10 मिनट 15 मिनट चल लीजिए, या अपने आप शरीर की तरफ ध्यान दीजिए। 10 मिनट आप एक कुर्सी पे बैठ जाइए और पैर ऊपर करके बैठिए, ताकि वो जो खून जो जमा हुआ है, जब आप कोई भी चीज़ ऐसे ऊपर कर लेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये टुवर्ड्स आगे जाने लगता है, फिर से गुरुत्वाकर्षण अपना काम करेगा। यस, ग्रेविटेशन अपना काम करेगा। तो बेसिकली जब हम कहते हैं कि आप पैर ऊपर करिए तो ये बताने के लिए कि ग्रेविटेशन अपने आप काम करना शुरू कर देता है। तो बेसिक, ज़्यादा देर तक खड़े मत रहिए। अगर आपका खड़े रहने का काम है तो आप 15 मिनट खड़े रहने के बाद में 10 मिनट चलिए या पैर ऊपर करके बैठ जाएंगे। दूसरा इसका ये रहता है कि आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं वो आपको कुछ गोलियाँ देते हैं, ये आपको गोलियाँ डेफिनेटली लेना ज़रूरी होती है। इसमें हम लोग ये भी बताते हैं कि आप जब रात में सोते हो तो सोते समय भी आप अपना पैर ऊपर करके सोइए। पुराने ज़माने में जब पलंग छोटे होते थे तब क्या होता था कि उस टाइम पे हम लोग भी बताया करते थे कि भाई आप जिस साइड में आपका पैर रहता है वहाँ दोनों तरफ ईंटें रख लीजिए और पैर का साइड ऊंचा कर लीजिए, ताकि अपने आप ग्रेविटेशन के कारण ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। लेकिन आजकल जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गया है, पलंग भी बड़े बड़े होने लग गए हैं, तो ऐसे में हम पूरा का पूरा बड़ा पलंग तो नहीं कर सकते। इन दैट सर्कमस्टांसेस फिर हम लोग बोलते हैं, कई पेशेंट्स को जब उनको बोलो कि आप पैर ऊपर करिए तो वो लोग क्या करते हैं, 2 तकिए ले लेंगे या एक लोड ले लेंगे और उसके ऊपर पैर रख के सो जाएंगे। यहाँ मैं सबको ये समझाना चाहूँगी कि जब भी आप लोग 2 तकिया या लोड लेकर अपना पैर रखते हैं तो आप भी दिन भर का काम करने के बाद थक कर सोते हैं, तो रात में आपको ये ध्यान नहीं रहता है कि जब आपने करवट पलटी तब आपका पैर उन तकियों पे है या नहीं है। आम तौर से 90% पेशेंट्स का पैर सोने के आधे घंटे बाद में उस तकिए से नीचे हो जाता है। कहने के लिए वो डॉक्टर को बोलते हैं कि हमने ऊपर पैर किया था, बट वास्तविकता क्या रहती है, वो पैर नीचे जा चुका होता है नींद में। उसमें मैं पेशेंट को भी गलत नहीं कहूँगी, लेकिन हम ये सहन भी नहीं कर सकते क्योंकि ये तो ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो मेरा सुझाव ये रहता है कि आप लोग एक तकिए के बजाय एक रुई का गद्दा लीजिए, क्योंकि वो चौड़ा होता है, वो बड़ा होता है, उसको अच्छे से फोल्ड करिए, आपके तकिए से ज़्यादा ऊंचा होगा, और उसके बाद में आप उसके ऊपर पैर रखिए। इससे क्या होगा कि आप जब करवट बदलते भी हैं या आप जब गहरी नींद में भी हैं तो फिर भी आपके पैर जो हैं
उस गद्दे के ऊपर रहेंगे। मतलब जो एक्चुअल हम लोगों को चाहिए कि एलिवेशन ऑफ लिम्ब, मतलब पैर ऊपर उठाना, वो हमको तब अचीव होता है। तकिया और लोड पे से ये अचीव नहीं होता है। सो दिस इज़ प्रिकॉशन कि आप गद्दा रखिए। सेकेंड इज़, पहला मैंने आपको बताया कि ज़्यादा देर खड़े मत रखिए। दूसरा बताया कि आप गद्दा लीजिए फोल्ड करके। तीसरी चीज़ है स्टॉकिंग्स। पहले क्या होता था कि हम लोग बताते थे क्रेप बैंडेज बांधिए, और क्रेप बैंडेज आप सभी पे लोगों को मालूम होगा कि क्रेप बैंडेज क्या है, और काफ़ी लोग बांधते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि ठीक है, ये सस्ती मिल जाती है, हर मेडिकल शॉप में मिल जाएगी, लेकिन क्या होता है कि जब आप इसको बांधते हैं तो एग्जैक्ट तरीका किसी को मालूम नहीं होता है। दूसरी चीज़, कोई इसको बहुत ज़ोर से बांध देता है, उसके कारण पैरों पे सूजन आ जाएगी। कोई बहुत हल्के से बांधता है, क्योंकि ज़ोर से बांधने से उसको दर्द होना शुरू होता है। और तेज़ ज़ोर से बांधा भी, फिर भी क्या होता है, जब आप चलना शुरू करते हैं तो जैसे एक सादी पट्टी बांधी है अपने पैर पे, तो क्या होता है, आप चलना शुरू करिए, आप ही डॉक्टर से बोलते हैं, डॉक्टर साहब पट्टी ढीली हो गई, वो नीचे गिर जाती है। वैसे ये क्रेप बैंडेज भी नीचे गिरती है। बेसिक एम ये क्रेप बैंडेज का या क्या है कि आपकी नसों को एक प्रॉपर कंटिन्यूस लगातार एक प्रेशर मिलना चाहिए, ताकि खून बराबर अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर चलता जाए, खून जमा ना हो। इसलिए अब क्या हो गया है, मार्केट में स्टॉकिंग्स नाम की चीज़ अवेलेबल हो गई है। ये स्टॉकिंग्स थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा करते हैं। अब स्टॉकिंग्स यानी क्या है, पुराने ज़माने में आप लोगों ने देखा, आजकल तो सिस्टर्स नर्सेस के लिए गवर्नमेंट ने कंपलसरी साड़ी कर दी है, लेकिन अगर आपको पुराना ज़माना याद होगा तो क्या होता था, वो जब सिस्टर्स स्कर्ट्स पहनती थी तो नीचे वो सफ़ेद रंग के बड़े वाले मोजे पहना करती थी। ये इसी टाइप के मोजे होते हैं जो पौंचे से लेकर के जांघ तक चलते हैं, और इनको पहनने के बाद में आप जो है कंटिन्यूस प्रेशर मिलता है। अब क्या होता है कि मुझे जो कंप्लेंट नॉर्मली जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ कि मैं पेशेंट को सारी चीज़ें समझाती हूँ, वो लेता है, स्टॉकिंग्स भी जाके खरीदता है, फिर जब मेरे पास दोबारा दिखाने के लिए आता है तो मुझे नसें वैसी दिखती हैं। फिर मैं उससे पूछती हूँ, तुमने ये किया, फिर वो धीरे धीरे खुलता है। तो पता चला कि स्टॉकिंग्स उसने 2 ही दिन पहने, बाकी दिन भूल गया। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? तो मैडम, पहनने में बहुत तकलीफ़ होती है, पसीना आता है, खुजली होता है। मुझे आप सबसे एक चीज़ कहनी है। अब आप मुझे ये बताइए, कोई चीज़ अगर हमको करनी है और हमने पहले की नहीं है, तो शुरुआत में करने में तो हमको तकलीफ़ होती है, लेकिन अगर वो चीज़ हमको अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं, हम कैसे भी करके उस चीज़ को करेंगे। तकलीफ़ होगी फिर भी सहन करते जाएंगे। लेकिन अगर हमने क्योंकि वो हमको अच्छा लग रहा है, तो उससे होते हुए जो छोटी छोटी तकलीफ़ें हम भूल जाते हैं। मैं यही चीज़ स्टॉकिंग्स के यूज़ के लिए बोलती हूँ। मैं पेशेंट्स को यही समझाना चाहूँगी, रादर सभी को ये समझाना चाहूँगी कि अगर आपको तकलीफ़ हो भी रही है तो आप ये सोचिए कि इस 2 दिन की तकलीफ़ से पूरी ज़िंदगी आपको आराम मिलेगा। अगर आप आज 2 दिन की तकलीफ़ से पीछे हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये तकलीफ़ बार बार होती रहेगी। सो बेस्ट इज़ कि 2 दिन 4 दिन वो तकलीफ़ सहन करिए, 5वें दिन अपने आप आपके शरीर को और आपको उसकी आदत हो जाएगी, और 6ठे दिन से आपको धीरे धीरे उसका आराम मिलना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में अगर ऐसी कोई छोटी मोटी ऐसी तकलीफ हो रही या पीड़ा हो भी रही, तो अगर सहन करें तो उसके बाद आदत होगी तो उतना फायदा ही मिलेगा, आराम से फ़ायदा ही मिलेगा। मतलब वही मैंने कहा कि आप 2 या 4 दिन की तकलीफ सहन कर लीजिए, ज़िंदगी भर आराम कर लीजिए, और 2-4 दिन आप परेशान होइए और छोड़ दीजिए उसको, तो ज़िंदगी भर तकलीफ भुगतेंगे आप। मैम, आपने बताया कि तकलीफ क्या होती है, उसके ऊपर में बचाव के तौर पे क्या क्या सावधानी ली जाए, और कुछ एक जैसा सुनने में आता है कि उसके ऊपर ऑपरेशन होता है, तो हमारे दर्शक जानते हैं कि ऑपरेशन क्या होता है। देखिए, एक्चुअली ऑपरेशन इस प्रकार में वेरिकोज वेन्स में कभी भी पहला आंसर नहीं होता है कि भाई तुमको डायग्नोज किया, तुमको वेरिकोज वेन्स हैं और चलो भाई ऑपरेशन करेंगे। नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ ऑपरेशन लास्ट ऑप्शन होता है। क्योंकि ये ऑपरेशन जो है ये एज सच कोई चीरा नहीं रहता है। वो पुराना ज़माना था जब नसों को बांधा जाता था। अगर आप शुरुआत की ये जो 2-3 चीज़ें हैं जो अगर आप लोगों ने बराबर, पेशेंट्स ने बराबर कर ली, तो ऑपरेशन की नौबत नहीं आती। फिर भी 10% केसेस ऐसे होते हैं जो बहुत लेट डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, क्यों, या उनमें बहुत ज़्यादा खराबी हो चुकी है। ऐसे टाइम पे आजकल एक लेज़र का, जिसके आपकी भाषा में समझाने के लिए बोलूँगी, लेज़र का मतलब इट इज़ नॉन इन्वेजिव रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशन, जिसमें नसों में कुछ दवाई डाली जाती है और जो बड़ी हुई नसें हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है।
और इससे वो जो बढ़ी हुई नसों के कारण जो ज़्यादा खून जमा हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, वो सब कम हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि अगर मैंने ऑपरेशन कर लिया तो अब मैं ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो गया। बस यही वो सबसे ज़्यादा गलत होता है। जो कुछ भी प्रिकॉशंस पहले बताए गए हैं, अगर इनको फॉलो नहीं किया तो ऑपरेशन के बाद भी उसको हमेशा के लिए आराम नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक चीज़ ऐसी है जो बार बार हो सकती है। इसमें कोई डॉक्टर गारंटी नहीं दे सकता कि भाई मैंने एक बार ऑपरेशन कर दिया या तुम्हारी ये नसें ब्लॉक कर दी तो दूसरी किसी नस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि नसें तो बहुत सारी हैं। तो इसलिए ये प्रिकॉशन लेना ऑपरेशन के बाद में भी ज़रूरी होता है। मैम, आपने हमारे सभी दर्शकों को बहुत हद तक आश्वस्त किया है, और ऐसा अक्सर बहुत कम बार होता है कि सर्जन नॉन सर्जिकल अप्रोच के बारे में इतने विस्तार से चर्चा करें। मैं एक दूसरी कॉमन समस्या होती है कि बहुत बार पेशेंट तकलीफ लेके आते हैं, उन्हें किसी ने कहा है कि किडनी का दर्द हुआ है, रीनल पेन हुआ है। हाँ। तो एक्चुअल में ये होता क्यों है, किस तरह से होता क्यों है ये? देखिए, क्या होता है कि पेट में दर्द होने के तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन हाँ, किडनी का दर्द है या रीनल पेन है, इसका बहुत यूजुअली स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं। क्या होता है कि ये पेन यूजुअली या तो राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से या कभी कभी दोनों साइड से पीछे की तरफ से शुरू होता है और सामने की तरफ आता है। क्या है, किडनीज हमारे शरीर में पिछले हिस्से में है, मतलब ऐसा बोल दिया जाए कि पेट के अंदर है, तो ये आम लैंग्वेज में हो जाता है कि पेट के अंदर है, बट बेसिकली वो भी दो भागों में डिवाइड होता है, एक सामने का हिस्सा और एक पीछे का हिस्सा। तो किडनीज जो है ये पीछे के हिस्से में रहती है, तो इसमें जब भी सूजन आती है, जब भी इसमें दर्द होता है, तो 99% केसेस में ये पीछे से शुरू होता है, लेकिन किडनीज की जो नली होती है वो सामने की तरफ आ रही होती है। तो ये दर्द पीछे से शुरू होकर के सामने की तरफ आता है, और कई बार यहाँ तक कि यूरिन की जो जगह होती है वहाँ तक ये दर्द जाता है। अब इस चीज़ को बोलते हैं रीनल कोलिक। अब हर बार ये पेशाब, किडनी में दर्द है तो हर बार पेशाब से संबंधित है, हर बार उसमें पेशाब में जलन होना चाहिए, ऐसा नहीं रहता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट सिर्फ पेन लेके आता है, कई बार वो ये भी नहीं बोलता है, वो सिर्फ बोलता है कमर दर्द हो रहा है, क्योंकि वो नहीं समझ पाता कि वो एरिया किडनीज का है, उसके लिए वो कमर होती है, वो बोलता है कमर दर्द हो रहा है। तो इन जनरल जो दर्द कमर से शुरू होता है, सामने आता है, भले ही वो यूरिन के साथ उसमें पेशाब में जलन हो नहीं हो, यूजुअली रीनल कोलिक कहलाया जाता है। कई बार इसके साथ में उल्टियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं पेशेंट को, और पेशेंट बहुत सीवियर पेन में होता है, वो ऐसे आराम से चलता हुआ नहीं आता है, नॉर्मली बिल्कुल तड़पता हुआ ही हमारे पास में पहुंचता है। सो दिस इज़ रीनल कोलिक एक्चुअली। इसके कारण क्या होते हैं? देखिए, कारण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन जो हमारे डे टू डे लाइफ में, रोज़ की ज़िंदगी में, दिनचर्या में जो कारण होते हैं, मेनली दो होते हैं। एक इन्फेक्शन होता है और दूसरा स्टोन होता है। इन्फेक्शन मतलब किडनी के अंदर थोड़ी सी सूजन, कोई बहुत बड़ा इसका मतलब किडनी ख़राब हो गई, कुछ हुआ, वो ऐसा नहीं होता है। रूटीन में एक सिंपल इन्फेक्शन, उसके कारण ये किडनी के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है और पेशेंट को पेन होना शुरू होता है। दूसरा पथरी होती है। ये पथरी कैसे भी हो सकती है, ये भी जब किडनी के अंदर रहती है या सरकती है तो पेन शुरू हो जाता है। तो मेनली रूटीन में दो ही कारण रहते हैं, इन्फेक्शन और स्टोन। हम जो स्टोन या साधारण भाषा से पथरी कहते हैं, तो इसका निदान यानी डायग्नोसिस कैसा होता है? और दूसरी एक जो जनसामान्य में एक धारणा है कि हर स्टोन या पथरी का उपचार ऑपरेशन ही होता है, कहाँ तक सही है? देखिए, यहाँ पे मैं वापस जो मैंने इन्फेक्शन बोला था, मैं पहले स्टोन बोलने के पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूँगी। बिल्कुल, क्या होता है कि किडनी को जीने के लिए पानी चाहिए रहता है, किडनी को पानी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए उसको। आप अगर पानी बहुत पिएंगे तो किडनी के अंदर, किडनी में क्या तैयार होता है, यूरिन तैयार होती है। अब यूरिन कोई शरीर की अच्छी चीज़ तो है नहीं, ये तो हम आप और मैं सभी जानते हैं। तो उसके अंदर अपने आप नॉर्मली भी थोड़े से कीटाणु रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। एक पाइप है, उसमें अगर कचरा जमा है, अगर आप ज़ोर से पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो कचरा बाहर चला जाता है, सफाई हो जाती है, वो साफ़ रहेगा। वैसे ही किडनी का है, अगर आप पानी कम पिएंगे तो वो कीटाणु वहीं के वहीं रह जाते हैं। जो भी यूरिन पूरी जमा होती है वो पूरी की तरह बाहर नहीं जाती है, और वो कीटाणु वहाँ जमा होकर के इन्फेक्शन होता है। तो अगर आप पानी बहुत पीते हैं
तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब ऑनेस्टली मैं अपने पेशेंट्स को ये बोलती हूँ कि भाई तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ मैं, चाहे तुम कॉरपोरेशन का दिया हुआ 5 रुपये का पानी पी लो, चाहे मेरी 500 रुपये की दवाइयाँ खा लो, तुम डिसाइड करो तुमको कैसे ठीक होना है। अगर तुम 5 रुपये का पानी पी लेते हो तो तुम्हें मेरे पास बार बार आने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा नुकसान होगा मेरा बट कैसा है, आप लोग बिना किसी चीज़ के अपने आप को ठीक कर सकते हैं, बेसिक ये है। अब ये जब इन्फेक्शन बार बार होता है तो क्या होता है, कुछ ना कुछ किडनी में सेडिमेंट्स रहते हैं, कैल्शियम के छोटे छोटे कण रहते हैं। ये जब इन्फेक्शन बार बार होता है तो ये ज़्यादा जमा हो जाते हैं। ऐसे टाइम पे जब ये जमा हो जाते हैं तो ये पथरी फॉर्म करते हैं। अब पथरी में भी आपने जो मुझसे पूछा कि क्या हर पथरी को ऑपरेट करना चाहते हैं, नॉर्मली मैंने यही देखा है कि पेशेंट अगर सोनोग्राफी के लिए गया है और लौट के आया तो आँखों में आंसू लेके आ जाता है कि अब तो मुझे ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो निश्चित तौर से, क्योंकि मैं जैसे कहा कि धारणा यही है। हाँ, नहीं, ये एक्चुअली ऐसा नहीं रहता है। सबसे पहली चीज़, पथरी है या नहीं है इसके लिए हमको इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ता है। मेनली इन्वेस्टिगेशंस 2 होते हैं, सोनोग्राफी और एक्सरे एब्डोमेन। कई बार मुझसे पेशेंट पूछते हैं कि मैडम आप सोनोग्राफी भी बोल रही हैं और एक्सरे भी बोल रही हैं, तो मैं कहती हूँ हाँ, किडनी के स्टोन अगर देखना है तो हमको दोनों करवाना ज़रूरी रहता है। क्या होता है, 90% पथरियाँ तो ऐसी होती हैं जो एक्सरे में दिख जाती हैं, लेकिन 10% ऐसी होती हैं जो एक्सरे में नहीं दिखती हैं, सोनोग्राफी में दिखती है। अब ऐसे में क्या होता है कि हम 10% भी क्यों छोड़ें, अगर है तो हमको क्लियर कट चीज़ें पहले मालूम होना चाहिए। सेकेंडली, कई बार सोनोग्राफी में अगर स्टोन दिखता है तो जो गोलियां कभी पेशेंट खाता है, खाना खाता है, वो जो नहीं पचता है वो भी सोनोग्राफी पे पथरी की तरह दिखता है। तो ये दोनों एक्सरे और सोनोग्राफी एक दूसरे से कोरिलेट किए जाते हैं कि भाई रियली में पथरी है या नहीं है। प्लस एक्सरे में हम लोग आँखों से देख लेते हैं कि पथरी किस साइज़ की है, सीधी है, आड़ी है, अटकी हुई है, किस पोजीशन पे है। और जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा कि हर एक को ऑपरेट करना पड़ता है, यही देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है। 90% केसेस में जब पथरी छोटी होती है, जब वो कहते हैं कि 4 मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर है, तो मेरा जो अनुभव है इतने सालों का वो ये कहता है कि 4 और 5 मिलीमीटर की पथरी बहुत कम होती है। ये रेती के कण होते हैं जो आसपास में जुड़ जाते हैं और पथरी जैसे लगते हैं, और इनको ऑपरेशन की ज़रूरत 90% केसेस में नहीं होती है। हर स्टोन को ऑपरेट करना पड़ेगा ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टोन्स छोटे जब रहते हैं इनिशियल स्टेज में, वो दवाइयों से ही निकल जाते हैं, और फिर अगर नहीं होता है, कोई बड़े होते हैं या कोई ऐसे स्टोन्स जो किडनी के ऊपर परिणाम करें, जो किडनी को खराब करें, इस सर्कमस्टांसेस में फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे दर्शकों को बहुत हद तक आश्वस्त किया है कि हर स्टोन या पथरी का इलाज वो। मैम फिर से एक बहुत कॉमन समस्या के ऊपर आते हैं कि मान लीजिए किसी पेशेंट का ऑपरेशन खास करके पेट का, हाँ, तो हमारे यहाँ 2 कॉमन समस्या होती है कि एक पूछते हैं कि उसे काम करने दिया जाए या आराम करने दिया, पहली चीज़, और खाने पीने का, क्योंकि खाने पीने के विषय में हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, मिथ्या धारणाएं हैं, अपनी अपनी उनकी कल्पनाएं हैं। तो मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि अगर ऐसा ऑपरेशन हुआ है तो उस मरीज ने कितना आराम करना चाहिए, कितना काम करना चाहिए? देखिए, मैं ये लेके चलती हूँ कि अगर औरत घर का काम ना करे और अगर आदमी कमाए नहीं तो गृहस्थी चलेगी कैसे। तो ये कहना कि ऑपरेशन के बाद में एकदम पलंग पर बैठ करके आप आराम करिए, ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं, बहुत कम केसेस होते हैं। मतलब 100 में से हार्डली 10% या 15% जहाँ हमको ये बोलना पड़ता है कि नहीं आप ज़्यादा नहीं चलोगे, आप थोड़ा आराम करो। पर ये केसेस कौन से होते हैं जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आए हुए हैं। नॉर्मली मेरा ये मानना और मेरा ये सुझाव रहता है सबसे कि एक बार आपके टाँके निकल गए तो उसके बाद में आप काम करना शुरू करिए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होता है, मुझे 2 तरीके के पेशेंट मिले हमेशा। एक ऐसे जो एकदम से सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं और करना शुरू कर देते हैं, वो भी प्रॉब्लम है, और एक ऐसे जो बिल्कुल पलंग पे सोए रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम कितना काम करें और कितना नहीं करें। काम का कोई मापदंड नहीं होता है कि आप सिर्फ आधे घंटे काम करिए या आप सिर्फ आधा किलोमीटर चलिए। काम के नॉर्मली पेट के ऑपरेशन के बाद में ये होता है कि आपको कम से कम 3 से 3.5 महीने तक वज़न नहीं उठाना चाहिए, ये मेन रहता है।
कई बार कंडीशन देख करके हम लोग यहाँ तक कि 6 महीने तक बोलते हैं कि आप वज़न मत उठाओ। क्यों मत उठाओ? पेशेंट को लगता है मेरे टाँके ऊपर के हैं, वो पूरे निकल गए, अब वो टाँके अच्छे हैं, लेकिन वास्तविकता ये रहती है कि वो सिर्फ चमड़ी के टाँके हैं जो आपके सूखे हुए हैं। अंदर तो हमने बहुत सारे मांस, जो मांस रहते हैं, मांस के लेयर रहते हैं, उन सबको टाँके लगाए हुए हैं, वो 8 और 10 दिन में नहीं सूखते हैं। उनमें नॉर्मल स्ट्रेंथ आने के लिए कम से कम 1.5 से 3 महीना तक लगता है। इसमें भी पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उसका खाना पीना कैसे रहा है, उसको कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हुए थे, ये सब डिपेंड करता है। कई बार ये और ज़्यादा वक्त ले सकता है। अंदर में और कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर? हाँ, तो उसमें भी डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो उसमें और ज़्यादा टाइम लग जाता है, स्पेसिफिकली डायबिटीज़ में। अब क्या होता है कि ये जो टाँके लगाए होते हैं, पेशेंट ने मान लीजिए एकदम सडनली काम करना शुरू कर दिया, तो ये अंदर का मांस तो पक्का हुआ नहीं है, इससे फिर ये टाँके जो है वो अंदर के टूटना शुरू होता है। पेशेंट आता है, वो डॉक्टर ने ऑपरेशन गलत किया या ऐसा कुछ है, लेकिन एक्चुअली सही बात वो नहीं होती है। बात ये होती है कि अगर उसने वज़न उठाया है तो वो चाहे एक ही बार वो उठाए, वो टाँके अंदर से ढीले होते ही हैं। और पेट के ऑपरेशन के बाद में हर्निया एक ऐसी चीज़ है जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन से ज़्यादा सीक्वली है। इट्स बेसिकली अ सीक्वली जो ऑपरेशन के बाद में अगर पेशेंट ने नहीं सुना तो होता है। दूसरा ग्रुप मुझे मिलता है जो बिल्कुल सो के रहता है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि सोने से क्या होने वाला है। सोने से टाँके नहीं ठीक होने वाले, सोने से उल्टा आपकी भूख कम होने वाली है। जो आप खाना आज खाते हैं, मैं भी अगर कोई काम ना करूं, 2 दिन मुझे आराम करना बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन तीसरे दिन जब मेरे बॉडी में कोई एक्सरसाइज हो ही नहीं रही है, मेरी भूख अपने आप कम हो जाएगी, मेरी नींद अपने आप कम हो जाएगी। तो क्या होता है, डॉक्टर के पास में ऑपरेशन के प्रॉब्लम्स लेके तो नहीं पहुंचते हैं। ये लोग पहुंचते हैं, मैडम भूख नहीं लगती है, मैडम नींद नहीं आ रही है। प्रैक्टिकली जब तक आपके शरीर को व्यायाम नहीं मिलेगा, एक्सरसाइज नहीं होगी, भूख और नहीं आने वाली है, नींद नहीं आने वाली है। आप खुद ही देखिए, जिस दिन आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, आप घर में आके कैसे सोते हो, और वही संडे का दिन है, दिन भर आप लोग बैठे रहो, रात को भी और देर तक जग लेते हैं, फिर मंडे को रियलाइज़ होता है कि कल तो बहुत देर तक जग लिया हम लोग करके। तो इसलिए अभी आप दोनों ग्रुप्स देख लिए हमने, एक जो काम नहीं करना चाहता, एक जो बहुत ज़्यादा काम करता है। अब इसका बैलेंस ये होता है कि आप काम सब करिए, पलंग पे सो के रहने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपको डॉक्टर नहीं बोलता कि नहीं आप स्ट्रिक्टली पलंग पे रहो, लेकिन काम करने का तरीका बदलिए। सपोज हम लोग जैसे बोलते हैं वज़न मत उठाइए, तो ठीक है, घर में पानी कौन भरेगा भाई, हस्बैंड तो चले गए नौकरी पे, बच्चे तो स्कूल चले गए, भरना तो आप ही को है, सिर्फ तरीका बदलिए। भरी हुई बाल्टी उठाने के बजाय आप क्या करिए, एक लोटा लीजिए। बाल्टी उठाते तो आप 10 मिनट में पानी भर लेते, आप लोटे से भरिए, आपको आधा घंटा लगेगा, लेकिन आपका काम भी पूरा हो जाएगा और आपको तकलीफ नहीं होगी। झाड़ू लगाना है, कोई ठीक है, हम लोग मना करते हैं कि बहुत ज़्यादा मत झुको, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम 1-2 बार झुकना अलाउ कर देते हैं, लेकिन कुछ लेडीज़ इतनी एंथुसियास्टिक होती है कि वो 1-2 बार की जगह दिन में 25-30 बार हो जाते हैं। तो ऐसे में हम लोग थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस देते हैं। तो ठीक है, आप लंबी वाली झाड़ू लीजिए, उससे करिए, काम भी आपका होता है, झुकना भी नहीं होता है, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी फॉलो हो जाते हैं, और एट द सेम टाइम आपको तकलीफ नहीं होती है। थोड़ी बहुत होती है, मैं मानती हूँ, लेकिन इसमें क्या होता है, ये 2-4 महीने आपने थोड़ी तकलीफ सहन कर ली तो आगे की पूरी ज़िंदगी आपकी आराम से जाती है। और वही अगर अब ये 2-4 महीने आपने हमारी बात नहीं सुनी या जल्दबाजी की, तो आगे की पूरी ज़िंदगी आपको तकलीफ उठानी पड़ती है। तो काम करने का तरीका बदल दीजिए आप। दर्शकों, मैम के बोलने में जो शब्द हर्निया आया, तो उसका मतलब हुआ कि कहीं से अगर कोई चीज़ बाहर फूल के आती है उससे हम हर्निया कहते हैं, चाहे वो जांघों में हो, चाहे पेट में हो या नाभि में हो। जब कोई प्रेशर आता है अंदर से तो जगह फूल जाती है, तो अंदर के जो कंटेंट्स होते हैं बाहर आते हैं, उसे हर्निया कहते हैं। मैं आपने बहुत अच्छे तरीके से व्यायाम और आराम दोनों चीज़ों का एक बैलेंस तरीका बताया। जिस तरह से मैंने बताया कि एक दूसरी धारणा होती है खान पान से लेकर, तो इसमें खान पान के हमने अलग अलग चीज़ें बनाई, कई चीज़ें गर्म होती, कई ठंडी होती। उससे एक तीसरी श्रेणी ऐसी कि जिससे टाँके पकते हैं, उदाहरण के तौर पर बैंगन हो गए, दही हो गई है। इस बारे में आपकी क्या सलाह? देखिए, मेरा एक ही चीज़ आपको बस समझाना है, और वो ये है कि खाने में दाल, चावल, रोटी, सब्जी से ज़्यादा बेहतर चीज़ कोई नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो चावल नहीं खाया, मैं चिल्ला चिल्ला के रह जाती हूँ कि भाई खाना जब हम लोग शुरू करते हैं
तो हम कहते हैं कि दाल चावल दो, खिचड़ी दो, तो वो दलिया दलिया खिलाते रहेंगे। क्यों खिलाया भाई दलिया, दाल चावल क्यों नहीं दिया? मैं अगर आपको भी एक ही खाना दूँ सवेरे शाम, तो 24 घंटे के बाद में आप खाना छोड़ देंगे और फिर हो जाएगा पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं। मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेशेंट के रिलेशंस और उनके लिए हो जाते हैं। क्यों? चक्कर, मतलब ऑपरेशन का प्रॉब्लम नहीं बताते मुझे, मैडम चक्कर आ रहे हैं, सिर घूम रहा है, उठ नहीं पा रहे हैं, कारण क्या है? तो सिर्फ दलिया खाया हुआ है। मुझे ये बताइए, बंगाल, उड़ीसा, केरला, ये सब लोग तो चावल के ऊपर ही जीते हैं। तो या तो दो चीज़ें हो सकती हैं कि वहाँ के लोगों के सबके टाके पकते होंगे या बेचारे डॉक्टर भूखे मरते होंगे और तो कोई बात ही नहीं हो सकती। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप ये सोचिए, वो लोग जब चावल ऑपरेशन करा के चावल खा सकते हैं, वो तो उपवास में भी चावल खाते हैं, तो फिर हम लोग क्यों नहीं खा सकते? जिसका जख्म खराब होना है, पकना है, तो वो चावल के कारण नहीं होता है, उसकी अपनी भी कुछ शरीर की प्रतिकार शक्ति होती है। अगर वो कम है तो आपने घर से अगर चावल का बोरा भी बाहर निकाल के रख दिया फिर भी वो पकेगा, और नहीं तो वो ठीक है, तो आप दोनों टाइम चावल खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा चीज़ मैंने बहुत देखा, मुझे पता नहीं आपने कभी एक्सपीरियंस किया या नहीं, बहुत सारे पेशेंट्स नमक नहीं खाते हैं ऑपरेशन के बाद में। इनफैक्ट आज ही मेरे हॉस्पिटल में मैं एक पेशेंट के ऊपर नाराज़ होकर आई और पहले उससे मोनाको बिस्किट्स का पैकेट मंगवाया और कहा कि पहले इसको खाने के लिए दो, बाद में मुझसे बात करो। उनकी ये धारणा रहती है कि नमक देंगे तो जख्म में खुजली होगी। नमक हमारे शरीर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये हमारे शरीर में सोडियम, पोटेशियम नाम की चीज़ें, ये सब बैलेंस्ड रहता है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करता है। जीने के लिए नमक ज़रूरी है शरीर में। तो अगर आप नमक नहीं खाते तो खुजली एक्चुअली उसके कारण नहीं होती। भाई हम लोग पट्टी लगाते हैं, मेडिसिन लगाते हैं, आपको नहाने नहीं देते हैं, तो क्या होता है उसमें? वो पसीना डेफिनेटली जमा होता है, थोड़ा बहुत खुजली होती ही है उसके अंदर। तो नमक नहीं खाने से खुजली नहीं होगी ऐसा नहीं है, या नमक खाने से खुजली होगी ऐसा भी नहीं है। तो नमक खाना अलाउड बहुत ज़्यादा ज़रूरी, अलाउड नहीं, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं जब डाइट शुरू करती हूँ तो मैं पहले बोलती हूँ प्लीज़ नमक दो, प्लीज़ नमक दो, मुझे ऐसे प्लीज़ कर कर के बात करना पड़ता है लोगों से। अभी जिस तरह से आपने उल्लेख किया कि नहाने के समय में वहाँ से कुछ लोग बचाते हैं पानी को, तो कई बार ऐसा होता है कि कई मरीज ऐसा कोई पट्टी बांध लेते हैं या प्लास्टिक बांध लेते हैं और उसके बाद में कहते हैं सबसे गलत चीज़ होती है ये। मैंने देखा है, मैंने भी काफ़ी एक्सपीरियंस किया हुआ है कि ये लोग क्या करते हैं, बोलते हैं मैडम हमने पट्टी बांध लिया था, कपड़ा बांध लिया था, प्लास्टिक बांध लिया था। एक बार आप पानी डाल रहे हैं, 2 बूंद भी अगर उस पट्टी में चले गए तो वो पट्टी गीली हो गई। अल्टीमेटली हम लोग जो इतना ऑपरेशन थिएटर में स्टेराइल ड्रेसिंग लगाते हैं, तो जो पानी है वो तो कंटामिनेटेड है, वो तो चला गया, ऊपर से वहाँ गीलापन और रहा, तो उल्टा इससे टाँके खराब होते हैं। देखिए, हमको ये कहना कि नहीं तुम 10 दिन नहीं नहाओ, हमको भी नहीं अच्छा लगता है, हमें भी रोज़ नहाना अच्छा लगता है, लेकिन जब हम पेशेंट को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो ये उसके हित में होता है, उसकी अच्छाई के लिए होता है। ठीक है ना, आप गर्म पानी लीजिए, कपड़ा लीजिए और पूरा शरीर पोंछ डालिए। ज़रूरी नहीं कि आप लोटा भर के पानी ही डालेंगे तो नहाना हुआ। अगर आप सफाई चाहते हैं, मेन एम क्या है सफाई, आप गर्म पानी कपड़ा लेकर के अच्छे से पोंछिए, शरीर आपका साफ रहेगा। सो नहाना, पट्टी लगा के नहाना इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। दर्शकों, एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा शहर की जानी मानी सर्जन डॉक्टर सीमा सुनी मैडम के साथ में चल रही है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।